नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। पीएफआई को नस्तो नाबूद कर दिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल जो हर शख्स के दिमाग में घूम रहा है कि पीएफआई अब करेगा क्या। इतना बड़ा संगठन, इतने सारे आतंकी, इतनी सारी ट्रेनिंग देकर जो उसने जिहादी बना करके हिंदुस्तान के गली मोहल्ले में छोड़ रखा है, वो क्या चुप बैठेंगे। दूसरा सवाल एक और कि भाई इतनी देरी क्यों हो गई, क्यों इतना विलंब हुआ। पीएफआई आगे फ्यूचर में क्या करेगा और किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन के जरिए पीएफआई पे नज़र रखी जाएगी, ये समझने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए, कब तो ख़त्म हो गया, लोग कह रहे हैं, लेकिन ऐसे तो ख़त्म होगा नहीं। ये तो फ्यूचर के लिए एक थ्रेट बना ही रहेगा। क्या फ्यूचर में कोई पंगा, कुछ डिस्टर्बेंस ये पीएफआई क्रिएट कर सकता है? जब तक शरीर को अग्नि को समर्पित करके गंगा जी में एशेस नहीं बहा दिए जाएंगे, तब तक बॉडी उठ के आ सकती है वापस। ये मेरा अनुमान है। पहली बात। दूसरी बात, क्या क्या पीएफआई कर सकता है। एक जख्मी सांप बहुत खतरनाक सांप होता है। ये क्या एक इन्फॉर्मेशन सूचना आ रही है कि 32 करने की ये सोच रहे हैं। 32 एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है मौत का सौदागर। इसका मतलब है ये लोन वोल्फ टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, ये सुसाइड बॉम्बर इस्तेमाल करेंगे, जैसे राजीव गांधी की हत्या की गई। ओके। सुसाइड बॉम्बर जो खुद अपने को बेल्ट लगा के मारेगा। ये स्टोन पेल्टिंग करेंगे, ये हिंसा करेंगे, उपद्रव करेंगे। तो सवाल ये सब चीज़ कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम की टेरर फंडिंग पैसा लेते रहेंगे वगैरह। मतलब जो पहले ओपनली करते थे, ओपनली ऑपरेट करते थे, अब ये क्लैंडस्टाइन तरीके से एकदम छुप करके लोगों को एकत्रित करके मोबिलाइज करके मौका पाते ही हमला करेंगे। अब एक सुसाइड बॉम्बर मान लीजिए बेल्ट लगा के जो खुद को उड़ाने की इच्छा शक्ति रखता है, आपके बगल में आकर राजीव गांधी को कैसे मारा गया। उसके नचे पाँव छूने का बहाना की दवाई, वो भी गई, राजीव गांधी भी गए। और देखिए कि वीपी सिंह पे इसका ड्राई रन हुआ था, ड्राई रिहर्सल। तो ये कितना खतरनाक है। एक क्राउड में पॉलिटिकल लीडर्स तो क्राउड में घूमते हैं, आप कैसे जान सकते हैं। या तो भगवान आपके कान में आके मोबाइल से बोल दे कि भाई वो है आतंकी, ऐसा पॉसिबल। तो ये फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन उसके बाद हाँ, तो ये कर सकता है पीएफआई। अब सवाल ये पैदा था गवर्नमेंट एक्शन क्या होना चाहिए। गवर्नमेंट एक्शन मेरा ख्याल है कि अब डिफेंसिव मोड पूरी तरह से त्याग करने का समय आ गया है। अब गवर्नमेंट को फुल ऑफेंसिव होना पड़ेगा और इजरायली मॉडल फॉलो करना पड़ेगा। एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। इजराइल में जैसे पत्थरबाजी हिंदुस्तान में होता है हर एक फ्राइडे को, वहाँ खूब होता था। तो प्राइम मिनिस्टर, अच्छा इजराइल का ब्यूटी है कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो अपोजिशन और सारे लोग एक साथ हो जाते हैं, एक सुर में बोलते हैं, एक सुर में डू इट वी आर विथ यू। ये ग्रेट कंट्री है। और यहाँ तो शुरू हो जाते हैं विक्टिम कार्ड, ये वो बीन बजाना शुरू हो जाते हैं। तो इजरायली जब मीटिंग हुआ, ज्वाइंट मीटिंग, तो सब पॉलिटिकल पार्टी कहा कि ये समस्या को सदा के लिए ख़त्म करो। प्राइम मिनिस्टर ने बोला गो हेड, सेना को बोला ठोक दो। जब स्टोन पेल्टिंग शुरू हुआ, सेना ने फायर किया, 100, 150 आदमी मारे गए आतंकी। उस दिन से लेके आज तक स्टोन पेल्टिंग नहीं हुआ इजराइल में। ये खत्म हो गया, खत्म। इजरायली मॉडल इज द आंसर। दूसरी बात। तीसरी बात, जिस तरह से अभी ये पीएफआई के चक्कर में यूएपीए का क्लॉज डाला गया है और जो उस अपने को फन्ने खां समझते थे उनकी ज़बान पे ग्लू स्टिक लग गया है, मुंह नहीं खोल रहे हैं, पीएफआई को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो लोग यूपीए को और सशक्त बना के ये प्रावधान डालना पड़ेगा कि आप प्रदर्शन वायलेंस नहीं कर सकते, आप रोड ब्लॉक नहीं कर सकते, आप प्रदर्शन सरकार नॉमिनेटेड जगह पे, जैसे जंतर मंतर पे 50-100 आदमी बैठ सकते हैं, भाई कीजिए प्रदर्शन। बहुत ज़्यादा लंबा करना है, रामलीला मैदान जाओ। रामलीला मैदान चाहिए, बैठे रहिए वहाँ पर, कैंप लगा के, टेंट लगाइए, खाते रहिए समोसा, कीजिए प्रदर्शन। बट शाहीन बाग में 3 स्टेट का जो एंट्री पॉइंट है उसको आप चुक नहीं कर सकते। ये कानूनन बनाना पड़ेगा। और आप यदि गवर्नमेंट बैन लगाती है
तो आप उस बैन को तोड़िएगा तो यूपीए का प्रावधान एक्टिव होगा, तो 6 महीने बिना बेल के पहले अंदर जाइएगा। तो ये सोल्यूशन है। अब मुझे एक बात बताइए कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि पहले क्यों नहीं बैन लगाया गया, ये काम पहले भी किया जा सकता था, लेट क्यों हुआ? जैसा मैंने शुरू में उदाहरण दिया था, आप तो टेनिस प्लेयर हो, जब स्ट्रोक खेलते हो राइट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टाइम बहुत ज़रूरी है, राइट डिसीजन राइट टाइम। मैं कुछ बिंदुओं पर टिप्पणी करूंगा कि ये एक्चुअल गवर्नमेंट बहुत एक्टिवेट हुई जबकि अगस्त 2022 में, मतलब ये सितंबर चल रहा है, लास्ट डेट है आज, 2 महीना मान के चलिए, 1.5 महीना, बिहार शरीफ में जब पीएफआई का रेड, पीएफआई पर रेड हुआ, फुलवारी शरीफ में जो रेड हुआ, तो मिशन 2047 का जो डॉक्यूमेंट सामने आया तो सरकार की आंख खुल गई। सरकार जानती थी खतरा है, बट इतना बड़ा खतरा है इसका उनको एहसास हुआ वो अगस्त 2022 में, पहली बात। दूसरी बात, ये प्लानिंग तो 6 महीना से पहले से चल रही थी, लेकिन मैं कुछ बोलना नहीं चाहता जुडिशरी के बारे में, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम जानते हैं कि यदि फुल प्रूफ एविडेंस कोर्ट में नहीं आएगा तो पता नहीं क्यों जुडिशरी को सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है लोगों के लिए। मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ये जानते हुए कि ये एक थ्रेट है, भाई यथार्थ क्या है, सत्य क्या है, वो तो आप ऑटो वाले से पूछ लीजिए ना, वो आपको बता देगा साहब ये सही है वो गलत है। ऑटो वाले को पता है, सही बात है। तो जो लोग फैसला करने वाले हैं उनको नहीं पता है क्या। तो कहने का मतलब यह है कि फुल प्रूफ, फुल एविडेंस कलेक्ट करना होता जरूरी था, वो पहले नहीं था। कि किस चीज़ का एविडेंस? इनके टीम के बारे में, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 में कौन कौन लोग हैं, कौन कौन पोस्ट ऑक्यूपाई कर रहा है, किस स्टेट का है, ऑफिसेज कहाँ हैं, अकाउंट्स कहाँ हैं, कितने फंड आए हैं, कहाँ से आए हैं, 125 करोड़ आया है तो कहाँ से आया है, कैश 120 करोड़ हवाला के माध्यम से आया तो कहाँ से आया, किसने किससे कलेक्ट किया, हवाला ऑपरेटर किसके पास आया, कहाँ खर्चा हुआ, ये सब डिटेल में टाइम लगता है। ये आपका पर्सनल अकाउंट नहीं ना, बैंक में गया 2289, तो मतलब कि आप ये समझिए कि फुल प्रूफ, वही नहीं मैं आता हूँ अभी एविडेंसेस इकट्ठा किया गया। पहला चीज लीगल एंगल से फुल प्रूफ कवर करने के लिए, जैसे 370 में क्या हुआ, चारों तरफ से चकबंदी कानूनी दृष्टिकोण से कर गई थी। उसके बाद ये किया गया। रात के 3-3 बजे का मीटिंग हुआ है, कहाँ पे मुझे पता है, पूरा जो विजर्ड्स थे कानून के उनके ब्रेन लगे हैं। तो उसी तरह फुल प्रूफ। दूसरा चीज़, कोरोना बीच में आ गया। भाई आप 2015 की बात करें, 2011 की बात करें, बीच में कोरोना 2-3 साल तो कोरोना खा गया। अब कोरोना के समय मतलब करना आसान नहीं था। उसके बाद चाइना एंगल, लद्दाख में समस्या शुरू हुई। अब लद्दाख में समस्या है, लीडरशिप, सेना का ध्यान लद्दाख बॉर्डर पे है, आप दूसरा फ्रंट खोलना चाहते हो तो दिक्कत हो जाती। तो उसके बाद ताइवान की समस्या भी शुरू होगी, वो हॉट टॉपिक हो गया। तो सवाल है कि सरकार जानती है कि भाई हम लोग को आर्मी में भी सिखाया जाता है, एक होता है मेन थ्रस्ट, ऑक्सिलरी थ्रस्ट, और एक डिसेप्शन वाला थ्रस्ट, जिसको दुश्मन को दिखाना है कि हम इस पे आ रहे हैं, कि इस पे नहीं आ रहे हैं, हम मेन थ्रस्ट पे आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको जब मेन थ्रस्ट, ऐसे पीएफआई के केस में आपको फुल थ्रॉटल अटैक करना पड़ेगा, नहीं तो आप सक्सीड नहीं करेंगे। और इसीलिए थोड़ा सा डिले हुआ है, बट देर आए दुरुस्त है। अब ये बताइए कि ये जो एग्जीक्यूशन हुआ, ये तो कमाल का था। जिस हिसाब से रातों रात सारी प्लानिंग व्लानिंग की गई, वो तो पहला ऐसा कभी देखा गया नहीं कभी। एकदम ये काबिले तारीफ है। ये बहुत ही, जिसको बोलते हैं क्लिनिकल प्रिसिशन, जैसे डॉक्टर लोग ऑपरेशन थिएटर में सर्जिकल एफिशिएंसी के साथ ऑपरेशन करता है, क्लिनिकल प्रिसिशन के साथ। गलत नर्व कट गया तो मर जाएगा पेशेंट, उस प्रिसिशन के साथ ये ऑपरेशन हुआ है। क्या क्या होता है, अब मैं स्टेप्स डिफाइन करता हूँ। हाँ। पहला है थ्रेट परसेप्शन। 2011 से तो पता था ना कि थ्रेट क्या है। उसके बाद डिटेल प्लानिंग में क्या है, एक्शन प्लान क्या है, एक्टिविटीज़ क्या क्या है, डोजियर प्रिपरेशन है, डाटाबेस कैप्चर करना है इंडिविजुअल्स के बारे में, ऑफिस के बारे में, बैंक अकाउंट्स के बारे में, कौन कौन की फिगर्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना, और कहाँ कहाँ किस स्टेट में कहाँ रहते हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 लीडरशिप कौन कौन है, क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, कमांड स्ट्रक्चर क्या है, कम्युनिकेशन कैसा होता है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है,
ये सब उसको कैप्चर करना। फिर ये तो हो गया प्लानिंग स्टेज। प्लानिंग स्टेज में फिर वॉर रूम इस्टेब्लिश करना है, या ऑप रूम कहिए या कंट्रोल रूम कहिए, हम लोग दिल्ली में बनाया गया, जो हम लोग आर्मी में वॉर रूम बोलते हैं या ऑपरेशन रूम बोलते हैं, ऑप रूम। जैसे हम लोग अम्बाला से मैं सूरतगढ़ जाता था तो वहाँ पर टेंट में ऑप रूम था, वहाँ पे ऑप ब्रीफिंग होती थी। तो ये बनाना, ऑप रूम में कौन कौन बैठेगा, कैसे इंटरफेस होगा इंटेलिजेंस एजेंसीज का, पुलिस का और ऑप रूम के लोगों का, और उसमें 24/7 कैसे बैठेंगे। अरे भाई नहाने का भी तो टाइम चाहिए, तो अल्टरनेट कौन वहाँ बैठेगा। बताया तो ये जा रहा है कि रात में आईबी चीफ, रॉ चीफ, साथ ही साथ अजीत डोभाल साहब उस कंट्रोल रूम में बैठे हुए थे। करेक्ट, यू आर राइट। और सारा कोऑर्डिनेट कर रहे थे, एकदम। कहाँ से क्या खबर आ रही है, किसे ट्रेन से उठाया जा रहा है, किसे सड़क से उठाया जा रहा है, किसे घर से उठाया जा रहा है। वही मैं आता हूँ। तो ये जो है कंट्रोल रूम को मैन करना और ग्राउंड से कम्युनिकेशन आना, फुल प्रूफ कम्युनिकेशन। यदि कम्युनिकेशन को मॉनिटर कर रहा है तो पंगा हो जाएगा। तो फुल प्रूफ कम्युनिकेशन, रिपोर्ट एंड रिटर्न रियल टाइम बेसिस पे। जब ओसामा बिन लादेन को हंट डाउन किया गया था तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रियल टाइम बेसिस ऐसे करके देख रहे थे क्या चल रहा है, देख रहे थे अपनी आंखों से। तो यहाँ ये तो रियल टाइम सिस्टम मॉनिटरिंग हो रहा था। उसके बाद डिसेप्शन प्लान कि कैसे कंफ्यूज करना है कि सरकार क्या सोच रही है। जैसे मैंने कहा आतंकी को पता नहीं सरकार क्या सोच रही है। तो डिसेप्शन प्लान क्या हुआ शुरू में, आप देखा होगा आपने 15-20 दिन में, डोभाल जी बीमार हैं, डोभाल जी रिजाइन करने जा रहे हैं, स्वस्थ नहीं हैं, ये डिसेप्शन प्लान का हिस्सा था। डोभाल जी फिट हैं, सुपर फिट हैं सुपर। ये डिसेप्शन के तो लास्ट तक, क्योंकि जो लोग जो सीआरपीएफ की टोली को ले जाया गया उनको तैयार कर दिया गया, 5 बजे भोर तक वो बैठे रहे और दूसरी टीम जाकर के एक्शन करके चली आई। डिसेप्शन प्लान, मैं खुद चिंतित हो गया था। मैं बताऊं, जब पता चला कि डोभाल जी का हेल्थ गड़बड़ा रहा है, मैं चिंतित हो गया था। तो जब मैं डिसीव हो गया तो आतंकी तो डिसीव होंगे ही। राइट। तो अच्छा, तो उसके बाद आते हैं प्लान बी। प्लान बी क्या था कि हम लोग को सेना में सिखाया था कंटीजेंसी प्लानिंग। ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसा होगा तो क्या करेंगे। तो कंटीजेंसी प्लान में ये सब बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था। जो टीम जाती है अरेस्ट करने के लिए, उस पर फायरिंग हुआ तो, पत्थरबाजी हुआ तो, लोग निकल आए तो, लोग निकल गए हो, औरतें निकल आई तो, रोड ब्लॉक हुआ तो, गाड़ी को पंक्चर कर दिया, शीशा तोड़ दिया गया तो, ये तो का आंसर जो है उसके लिए कंटीजेंसी। राइट। एक्शन ए, एक्शन बी, एक्शन सी, ये हम लोग को सेना में सिखाया। वही डोभाल जी तो एक्स फौजी हैं, इज एक्स आर्मी अफसर, तो उनको तो सब पता है, तो उन्होंने किया। उसके 3 बजे भोर का टाइम रखा गया कि किसी को पता ही नहीं चले। भाई 3 बजे का भोर कितना सुंदर टाइम है, ब्रह्म मुहूर्त में इतना शुभ काम राष्ट्र भारत माता के लिए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। 3 बजे उठने से ख्याति प्राप्त होती है, तो ख्याति हुई, जेल में गए, वो अच्छा सा खाना मिलेगा, सारे लोग, पूरा टॉप लीडर्स जो है चले। उसके बाद गोपनीयता, सीक्रेसी, फौज में हम लोग को सिखाया नीड टू नो बेसिस। जो ऑफ ब्रीफिंग होता है तो बहुत कुछ जो है, जो आर्मी कमांडर, कोर कमांडर को ही ओनली फॉर, चिट्ठी भी जाती है ओनली फॉर द आईज एंड ईयर्स ऑफ कोर कमांडर, यस, नोबडी एल्स कैन ओपन, ओनली फॉर द आईज एंड ईयर्स ऑफ कोर कमांडर, ओनली फॉर द आईज एंड ईयर्स ऑफ डिव कमांडर, ऐसे हुक्म आता है। तो गोपनीयता, तो डोभाल जी ने प्लान किया। आइडेंटिफाइंग कि कौन क्या करेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हु विल डू व्हाट, और करने के बाद किसको रिपोर्ट करेगा, और वो चैनल कैसे फ्लो करेगा इंफॉर्मेशन का, वो। उसके बाद जैसे मैंने कहा स्क्वायर पेग इन स्क्वायर होल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है। राइट। आप ये राउंड पेग लगाओगे स्क्वायर होल में तो नहीं फिट होगा। तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब, अमित शाह जी, डोभाल जी, सब आईबी चीफ, सब वहाँ रॉ सब बैठे हुए थे। एग्जीक्यूशन प्लानिंग तो बढ़िया है। आप पूरा फुटबॉल बूट पहन के, ग्लव्स पहन के, गोलकीपर जी च्यूइंगम खाते हुए ग्राउंड में पहुँचे और पता चला गोल नहीं बचा पाए तो हार गए। तो एग्जीक्यूशन फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूशन फेज। तो एक क्लिनिकल प्रेसिशन के साथ एग्जीक्यूट किया गया। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, जैसे ओसामा बिन लादेन का डेथ किलिंग मॉनिटर किया जा रहा था। कम्युनिकेशन विथ कंट्रोल रूम, और कम्युनिकेशन का भी कंटीजेंसी 1, कंटीजेंसी 2, ये फिल किया इक्विपमेंट, तो ये तो क्या, ये 2-2, 3-3 रिजर्व। तो इस तरह से काम हुआ था। और जब इतना फ्लॉलेस हुआ तो सरकार चुप होके, अचानक पता चलता है देश को 3 बजे तो हरकत हो गया भाई कि पीएफई खत्म। अब ये बताइए कि ये जो, क्या हम इसके रूट तक डिस्ट्रॉय करने में सफल हुए हैं?
देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि हमने टांग तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया है, पूरी तरह से अंधा नहीं किया है, पूरी तरह से 100% ख़त्म नहीं किया है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? सिमी को ख़त्म किया, बैन किया गया, पीएफआई आ गया। पीएफआई को बंद कीजिएगा, अल्फ़ा ऑर्गेनाइजेशन आएगा, ब्रावो ऑर्गेनाइजेशन आएगा। जो इंडिविजुअल्स कैरेक्टर्स हैं ना, वो तो खाली जर्सी बदल रहे हैं, कभी मोहन बगान के लिए खेलेंगे, कभी माउंटेन स्पोर्टिंग के लिए खेलेंगे, कभी बंगाल खेल करने की कैपेसिटी में है, खेल के कैपेसिटी में। क्योंकि इनकी जो जब तक हेड काउंट नहीं होगा कि 2000 3000 कितने लोग हैं, कितने लोगों को हमने हिरासत में ले लिया, कितने बाहर हैं, जो बाहर हैं वो तो खतरनाक है। तो इसका मतलब है, मेरी अपना है, कभी कभी लोग बोलते हैं कि आप बहुत टफ डिसीजन देते हो। मेरा एक ही उसूल है, लोग बोलेंगे प्रजातंत्र है, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, मैं इस सब चीज़ से प्रभावित नहीं होता। मेरा एक ही एम है, यदि सांप है तो सांप को भाई हम अपने घर में नहीं रख सकते, बिल्कुल नहीं। हम उसका इंतजाम करेंगे, इजरायली मॉडल करेंगे, हम उसको 72 रोड के पास भेजेंगे। मेरा सिंपल सोल्यूशन है। तो जब तक एक भी सांप पीएफआई का जिंदा है तब तक ये डेंजर है। मतलब ये कि पीएफआई अभी भी वो कुछ हरकत कर सकता है। क्या क्या आप ये समझिए कि पीएफआई के जो डेंजरस डायमेंशंस हैं वो क्या क्या है? मैं पहले बहुत ज़्यादा डेंजरस डायमेंशन से धीरे धीरे नीचे आऊँगा। ओके। पहला, माननीय प्रधानमंत्री जी के लाइफ पे खतरा। इस एक्शन के बाद से खतरा बढ़ गया है। ओके। क्योंकि जिस तरह से मोदी जी को एक सिटिंग डक, पंजाब में इलेक्शन के टाइम में पहले सिटिंग डक एक ब्रिज पे करीब 14 से 22 मिनट के लिए कैप्टिव बना दिया गया था। कुछ भी हो सकता था। और जो लोग अकाउंटेबल थे, इसमें इंपॉर्टेंट प्लेयर थे इंक्लूडिंग डीजीपी पंजाब, राइट, उन पे तो बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए था। मुझे तो ताज्जुब लगता हुआ नहीं कुछ भी। उस समय का जो चीफ मिनिस्टर, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए था। पर कंस्पिरेसी को तो उठाकर तो जेल डाल देना चाहिए। जेल ही नहीं, उससे भी ज़्यादा टफ फैसला मेरे हाथ में हो तो मैं दे दूँ, लेकिन मैं ह्यूमन राइट्स इश्यू हो जाएगा। तो मोदी जी पे अटैक की जो संभावना है वो बढ़ेगी, मेरा अपना अप्रिसिएशन है। और दूसरा, जो आरएसएस के पर्सनालिटीज़ हैं उन पर खतरा बढ़ेगा। और तीसरा चीज़, जो मुसलमान बच्चे जो आईआईटी में पढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे जगह पढ़ रहे हैं, वो बहुत जल्दी उन पर प्रभाव आएगा कि तुम छोड़ो और हमसे जुड़ो। क्योंकि ये क्यों केमिकल इंजीनियर पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं? वेपनरी के लिए, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाने के लिए, साइबर अटैक के लिए, फेक आईडी क्रिएट करने के लिए, मैसेज पासिंग के लिए मोबाइल पे, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को टेरर एक्टिविटीज़ के इस्तेमाल करने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल करने के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल ड्रोन बना के आतंकवाद फैलाने के लिए, वेपन ट्रांसफ़र करने के लिए। ये सब 2 एग्जाम्पल देता हूँ। एजाज़ अहमद जो केमिकल इंजीनियर था, वो इनका पीएफआई के कैडर का है। नियाज मुर्तजा जो आईआईटी प्रोडक्ट है, आईआईटी चेन्नई का, उसको 10 मई 2011 को फ्रेंच अथॉरिटीज़ ने कैप्चर किया आतंक फैलाने के लिए। बताइए। तो ये जो खतरा है। फिर हाई एंड कम्युनिकेशन डिवाइस जो डीप सी नेविगेशन में इस्तेमाल होता है और उसका कैपेबिलिटी है कि डिटेक्शन को वो अवॉइड करता है, वो पकड़ा गया कहाँ से? बरकातुल्ला, तमिलनाडु से। तो ये जो हाई टेक, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कीजिए, बाकी चीज़ की जो मैंने व्याख्या की है, उस तरफ से खतरा बढ़ रहा है। और यदि लोन वोल्फ टेक्निक इस्तेमाल होता है, सुसाइड बॉम्बर स्टाफ होता है, तो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के लिए खतरा बहुत एक्यूट है, बहुत ग्रेव है, बहुत ही खतरनाक है। मतलब ये कि बैन से और बैन के बाद। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, यदि बहुत कड़े शब्दों में इनको संदेश दे दिया जाए कि यदि तुम लक्ष्मण रेखा क्रॉस करोगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, इस मैसेज समझ जाएंगे, हो सकता है ये बिहेव करें। लेकिन खतरा नहीं टल रहा है। मतलब बैन के बाद भी पीएफआई का खतरा जो है वो बना हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।